So now comes Fayol's principles of management. Henry Fayol was a French mechanical engineer. He also gave us 14 general principles of management, and he wrote a book in 1949, Journal and Industrial Management. For this work, for this contribution, he is also known as the father of journal management. So he has given us 14 principles, and जिन्हें मैनेजर अप्लाई करके, जिन प्रिंसिपल्स को मैनेजर अप्लाई करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज से बेस्ट कंट्रीब्यूशन ले सकता है. सो फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क हमें क्या कहता है? दैट वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल टास्क, और हर टास्क को एक प्रोफेशनलिस्ट परफॉर्म करे. हर टास्क परफॉर्म करने में जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो ट्रेंड होने चाहिए, विच विल लीड टू ग्रेटर एफिशिएंसी, जिससे काम बहुत ही अच्छे से होगा, टाइमली कंप्लीट होगा और विद इन द कॉस्ट होगा. सो वर्क शुड बी डिवाइडेड. सेकेंड प्रिंसिपल इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. Managers should be given some power. Authority means power. Authority means power. Managers should be given some power ताकि वो एम्प्लॉइज से ओबीडियंस ले सके. अगर हमारे पास पावर होगी, मैनेजर के पास पावर होगी, तभी तो एम्प्लॉइज मानेंगे उनकी बात. और जितनी हम उन्हें पावर दे रहे हैं मैनेजर्स को, प्लस उतनी ही हमें उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी ताकि वो अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके एम्प्लॉइज पे. सो मैनेजर और वर्कर में एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन होता है. मैनेजर इज सुपीरियर वेयर एज एम्प्लॉय इज सबऑर्डिनेट, एंड एम्प्लॉय शुड बी आंसरेबल. एम्प्लॉय इज अकाउंटेबल. अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबल टू द मैनेजर कि काम अभी हुआ है, नहीं हुआ, कैसे हुआ और कब तक होगा. थर्ड इज डिसिप्लिन. सो बिना डिसिप्लिन के तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम स्मूथली हो ही नहीं सकता. सो डिसिप्लिन मीन्स सारे एम्प्लॉयज को, मैनेजर्स को should be they should be obedient to the organization rules and employment agreement. जो employment agreement है उसमें जितनी भी rules and conditions लिखी हैं वो मैनेजर्स प्लस वर्कर्स को माननी पड़ेंगी, और पूरे ऑल ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन की सिचुएशन, ऑर्डर की सिचुएशन होनी चाहिए ताकि जो वर्क है वो टाइमली कंप्लीट हो. मीन्स एम्प्लॉइज जो है वो टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचे, अब उन्हें स्टैंडर्ड टाइम, टारगेट सब पता होना चाहिए. फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड. सो यूनिटी ऑफ कमांड कहता है देयर शुड बी ओनली वन बॉस फॉर एवरी एम्प्लॉय. हर एम्प्लॉय के ऊपर एक बॉस होना चाहिए. अदरवाइज एम्प्लॉयज ये बहाना भी कर सकते हैं कि मैं उस बॉस का काम कर रहा था या मैं इस बॉस का काम कर रहा था. सो नंबर ऑफ बॉसेस नहीं होनी चाहिए. एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव होने चाहिए ताकि ना तो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो और जो काम है वो भी टाइमली कंप्लीट हो. फिफ्थ प्रिंसिपल हमें कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉइज वर्क करते हैं और सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, बट हमें उन्हें ये समझाना है एक अच्छे मैनेजर को, और उन्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाना है. और वो डायरेक्शन क्या है कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करना है. उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के ही पहले जो गोल्स हैं, वो टारगेट्स हैं, वो कंप्लीट करने हैं. और अगर ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की तरक्की होती है तो उनकी तरक्की, उनके प्रमोशन, उनकी सैलरी अपने आप बढ़ेगी. Each group of activity should have the same objective, means one head and one plan. One head and one plan. So this makes sure unity of action and coordination. इसकी वजह से जो सारे एम्प्लॉइज हैं वो बंधे रहते हैं, आपस में इकट्ठा रहते हैं और एक टारगेट को अचीव करते हैं. सिक्स्थ प्रिंसिपल हमें कहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. मीन्स एम्प्लॉइज को अपने छोटे छोटे जो उनके इंटरेस्ट हैं उन्हें पहले ना रखते हुए उन्हें एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरेस्ट है, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उन्हें पहले रखना होगा. द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉइज. बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में हम एक फैमिली की तरह वर्क करते हैं, तो पहले हमें अपनी कंपनी को ध्यान में रखना होगा, एक कंपनी के टारगेट अचीव करने होंगे. सेवंथ प्रिंसिपल हमें कहता है कि हमें एम्प्लॉइज को इतनी अच्छी सैलरी हम दे, कॉम्पिटेटिव. ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉइज एंड ऑर्गेनाइजेशन. हमें उसे इतनी सैलरी देनी है ताकि वो मोटिवेटेड रहे, उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे और वो अपना बेस्ट एफर्ट दे सके, बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सके. मैं ये नहीं कह रही कि आप एम्प्लॉय को 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, अगर आप 50,000 मार्केट में उस चीज काम की कीमत है, बट उसे हम इतनी अच्छी सैलरी दें कि वो, उसे कम सैलरी भी ना दें हम, कि वो डीमोटिवेट हो जाए. 8th प्रिंसिपल कहता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. स्टूडेंट्स, सेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर का, डिसीजन मेकिंग पावर का एक ही सिंगल पर्सन के हाथ में होना, एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर का बंटना, टू डिस्पर्सल ऑफ पावर अमंग मोर देन वन पर्सन. मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन कहता है कि
अगर टॉप लेवल को अपने टाइम को बचाना है तो कुछ जो डिसीजंस है, जो कुछ डिसीजंस हैं वो अपने मैनेजर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने मैनेजर्स को दे सकते हैं। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हम पावर एक ही हाथ में रखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन इतनी स्मूथली वर्क नहीं कर पाएगा, जबकि अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई करें, हम कुछ पावर्स अपने मैनेजर्स को भी अगर दें, एम्प्लॉइज से वो अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। सो जो की डिसीजंस है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, वो टॉप मैनेजमेंट अपने पास रख सकता है, और कुछ डिसीजंस जो है वो उन्हें मैनेजर्स को पावर देके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि इन पे काम आप करो। 9th प्रिंसिपल हमें कहता है स्केलर चेन। स्केलर चेन मीन्स सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में इंफॉर्मेशन एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है। स्केलर चेन मीन्स द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन के लिए सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में एक लाइन है। सपोज ए विल कम्युनिकेट टू बी, और फिर बी इंफॉर्मेशन कहाँ पास करेगा, सी को, सी इंफॉर्मेशन देगा डी को। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी जो सेम लेवल के एम्प्लॉइज हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ई को डी, सी, बी या ए तक इंफॉर्मेशन पास करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली ही आई से कॉन्टेक्ट कर सकता है। इन द सेम वे डी डायरेक्टली एच से कॉन्टेक्ट कर सकता है और सी डायरेक्टली जी से कम्युनिकेट कर सकता है। बट फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी शुड बी फॉलोड टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन, ताकि कोई भी जो इंफॉर्मेशन है उसका लॉस ना हो सके, लाइन टू लाइन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो। 10th प्रिंसिपल हमें कहता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मीन्स एवरी मैन एंड एवरी मटेरियल शुड हैव द प्रॉपर प्लेस। एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि उसकी प्लेस कहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन में, प्लस जितने भी मशीन्स हैं, मटेरियल्स हैं, वो सब अपनी अपनी प्लेस पे होने चाहिए। इससे अननेसेसरी मूवमेंट्स भी रिड्यूस होंगे एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प इन कंप्लीट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स विद इन लेस टाइम। और सब चीज ऑर्डर में रहने से जो हमारा वर्क है, जो कंपनी के टारगेट है, वो बहुत ही कम समय में पूरे हो जाते हैं एंड विद इन लेस कॉस्ट। 10th प्रिंसिपल हमें कहता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मीन्स हमें किसी भी एम्प्लॉय के साथ किसी भी बेसिस पे हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं करना है। हमें सारे एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट करना है, वो किसी भी रिलीजन से हैं, किसी भी जेंडर से है, मेल है, फीमेल है, उनकी सैलरी किसी भी पॉइंट पे हमें उनके साथ भेदभाव नहीं करना है। वी शुड प्रोवाइड देम ऑल्सो इक्वल अपॉर्चुनिटीज। उन्हें आगे ग्रो करने के लिए भी हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। 12th इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज को सिलेक्शन के बाद, उन्हें ट्रेनिंग देने के बाद, उन्हें इतना मौका देना है, उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम तक उनकी जॉब पोस्ट पे रखना है ताकि वो अपना जो रिजल्ट है वो शो कर सके। जल्दी जल्दी उन्हें फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स नहीं करना है एम्प्लॉयज को। आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड दे शुड बी केप्ट एट द पोस्ट फॉर अ मिनिमम पीरियड डिसाइडेड टू शो द रिजल्ट। हमें एम्प्लॉय को प्रॉपर टाइम देना है, इनफ टाइम, ताकि वो अपनी जो काबिलियत है वो दिखा सके। 13 प्रिंसिपल कहता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव मीन्स हमें वर्कर्स को इतना मोटिवेट रखना है कि जो हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है मैनेजर्स की, वर्कर उसमें सजेशंस दे, वो कंपनी को अपनी एक फैमिली की तरह रखे, एक फर्स्ट स्टेप ले। इट इज थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स मोटिवेट द एम्प्लॉयज टू वर्क हार्डर एंड बेटर। अगर हम अपने एम्प्लॉयज से सजेशंस मांगेंगे तो एम्प्लॉयज को ये फील होगा कि जो मैनेजर्स हैं वो हमें कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं। सो एम्प्लॉयज इससे मोटिवेट होके जो काम है वो और बेटर करने की कोशिश करते हैं। 14th प्रिंसिपल हमें कहता है एस्पिरेंट डी कॉर्प्स। ये हमें सिखाता है कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक फैमिली है और एवरीबडी शुड वर्क इन टीम। इट मीन्स यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन इज स्ट्रेंथ। मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज में एक फीलिंग डेवलप करनी पड़ेगी एक टीम की, सो डेट दे कैन कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम। वो अपने बेस्ट एफर्ट दे सके टीम में काम करते हुए। ये नहीं कि कोई एम्प्लॉय इस गोल पे काम कर रहा है या इस गोल पे काम कर रहा है। सारे एम्प्लॉयज को एक ही डायरेक्शन में चलते हुए, एक ही टीम में रहते हुए, पूरी यूनिटी के साथ, हार्मनी के साथ कंपनी के जो गोल्स हैं उसे अचीव करने होंगे। एंड नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्योल एंड टेलर्स प्रिंसिपल। जहां पे टेलर ने शॉप फ्लोर पे काम किया है, मींस बेसिकली उसने प्रोडक्शन और प्लानिंग इन चार्जेस पे काम किया है, वहीं पे फ्योल ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो हम हर सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। फ्योल के प्रिंसिपल हम हर सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं, और टेलर ने बेसिकली हमें प्लानिंग प्लस प्रोडक्शन इन पे काम करना सिखाया है। उसने इसमें 8 प्रोफेशनल्स दिए हैं। टेलर का मानना था कि एक मैनेजर में वो सारी खूबियां नहीं हो सकती हैं,
इसीलिए उसने 8 प्रोफेशनल्स बनाए एंड हर वर्कर के ऊपर वो 8 प्रोफेशनल्स थे उसे गाइड करने के लिए।